नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड को कैसे सेलेक्ट करें, किस कंडीशन में कौन सा आईवी फ्लूइड देना है और कब कौन सा फ्लूइड नहीं देना है। तो आज हम आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको ध्यान रखनी है। आईवी फ्लूइड्स बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके कि आईवी फ्लूइड में क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। शुरू करते हैं। तो आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत हमें अलग अलग परिस्थितियों में पड़ती है, अलग अलग कंडीशन में पड़ती है। तो रिससटेशन के लिए आईवी फ्लूइड देते हैं, यानी जब पेशेंट का फ्लूइड इतना कम हो गया है जिसके कारण पेशेंट क्रैश हो रहा है, उसका बीपी फॉल हो रहा है और अदरवाइज किसी फ्लूइड लॉस है, किसी में डिहाइड्रेशन है, तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड, रिससटेशन और मेंटेनेंस फ्लूइड, मतलब मान लीजिए कि कोई पोस्ट ऑफ पेशेंट है, प्री ऑफ पेशेंट है, उसको आप कुछ ऑरली नहीं दे रहे हैं, उतने समय के लिए मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस फ्लूइड देते हैं। तो आईवी फ्लूइड 3 कंडीशन में दिया जाता है, या तो मेंटेनेंस के लिए, या लॉसेस को रिप्लेस करने के लिए, या लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेशेंट क्रिटिकल हो गया है तो रिसस्टिकेट करने के लिए या रिवाइव करने के लिए। ये सारे रीज़न हैं आईवी फ्लूइड देने के। अब हम जानते हैं आईवी फ्लूइड कौन कौन सी तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड फॉर फ्लूइड थेरेपी। आईवी फ्लूइड दे सकते हैं हम क्रिस्टलॉइड, कॉलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट्स। क्रिस्टलॉइड मतलब होता है साल्ट सॉल्यूशंस, जिसमें नमक जैसी चीज़ें पानी में घोल दी जाती हैं, जैसे रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सैलाइन। आमतौर पर जितने आईवी फ्लूइड आप देखते हैं वो सब क्रिस्टलॉइड हैं। कॉलॉइड थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। तो क्रिस्टलॉइड मतलब वो जो नमक के पानी या शक्कर के पानी, मतलब आपने कोई चीज़ पानी में घोल रखी है, दैट इज क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। Colloids are something which are dissolve exactly, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल हैं जो सस्पेक्टेड हैं। कॉलॉइड्स कब काम आते हैं कि जब हमको इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम बढ़ाना हो, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया है और उसका बीपी फॉल हो गया है। ऐसे में उसको आपको ऐसा आईवी फ्लूइड देना है को आप आईवी दें और वो अंदर जाकर इंट्रावस्कुलर स्पेस में रहे, बाहर न निकले, जिसके कारण बीपी मेंटेन हो जाए। इस तरह के फ्लूइड कॉलॉइड हैं। कॉलॉइड आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्चेस या डेक्स्ट्राज। और नेचुरल कॉलॉइड्स में हम देते हैं एल्बुमिन या हम एफएफपी देते हैं, वो भी कॉलॉइड्स है प्रैक्टिकली। पर एफएफपी को हम देते हैं ब्लड प्रोडक्ट में। तो तीसरा टाइप हो गया ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट्स यानी जैसे प्लेटेट हो गई, प्लाज्मा हो गया, पैक्सेल हो गया, एफएफपी हो गया, ब्लड हो गया, ऐसी चीज़ें सब ब्लड प्रोडक्ट कहलाती हैं। 3 तरह के आईवी फ्लूइड हम दे सकते हैं। अब जानते हैं काम की बातें। बिल्कुल काम की बातें करेंगे हम इस वीडियो में, कुल भी थ्योरी में नहीं जाएंगे। कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, कि हमें देखना है कि विच IV fluid to give. Fluid has 2 things, osmolarity and electrolyte concentration.
फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या है और उसका इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन क्या है। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है, चूंकि हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, ये सब की एक ऑस्मोलैरिटी होती है। मतलब कि हिंदी में हम कहें कि इनका घनत्व कितना है या समझाएं कि वो कितना गाढ़ी कितनी पतली हैं। दैट इज द ऑस्मोलैरिटी। इट इज थिक और थिन, समथिंग हैज वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी और वेरी थिक हैज वेरी लो ऑस्मोलैरिटी या बहुत लो ऑस्मोलैरिटी है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है समझाने के लिए, नॉट की थ्योरेटिकल पार्ट। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन कैसा है उस आईवी फ्लूइड का। जैसा कि कोई आईवी फ्लूइड है जिसमें सोडियम 154% है, किसी में 140% हो सकता है, किसी में 125% हो सकता है। तो आईवी फ्लूइड देने के लिए ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑस्मोलैरिटी कितनी है और उसका इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन कैसा है। और कोई भी आईवी फ्लूइड को काम का है जो प्लाज्मा से सबसे ज़्यादा मैच करता हो। कोई भी आईवी फ्लूइड को हम जब लगाते हैं तो उसी फ्लूइड को हमें ज़्यादा चूज करना चाहिए जो प्लाज्मा के सबसे ज़्यादा मैच करता हो। हम प्लाज्मा को गोल्ड स्टैंडर्ड मानेंगे। प्लाज्मा में 140 सोडियम होता है और 98% क्लोराइड होता है। 4.4 का पोटेशियम होता है। जो भी कोई आईवी फ्लूइड प्लाज्मा से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, दैट विल बी बेस्ट आईवी फ्लूइड। तो कौन सा आईवी फ्लूइड देना, ऑस्मोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन देखेंगे और जितना क्लोज टू प्लाज्मा पॉसिबल है वो देंगे। तो सबसे कॉमन आईवी फ्लूइड होता है हमेशा वो नॉर्मल सलाइन है। लेकिन किसी पेशेंट को 1 या 2 लीटर फ्लूइड देना है, जैसे आपको बस रात भर फ्लूइड लगा के रखना है, या पेशेंट एनवीएम है 5 से 6 घंटे के लिए आपको फ्लूइड देना है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। आप उसे रिंगर दे सकते हैं, आप उसे नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, आप उसे कुछ भी दे दें, डजेंट मैटर इफ इट इज ओनली 1 और 2 लीटर। अगर पेशेंट एडल्ट है, you can give ringer, you can give NS, doesn't matter. But if you give IV fluid more than 1 day, but if you have to give lot of fluid, then choice becomes important. जब आप 5 लीटर या 10 लीटर फ्लूइड दे रहे हैं तब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपका पेशेंट सिक है या आईसीयू में है, उसको लगातार आईवी फ्लूइड चल रहा है, 2-3 घंटे में 2-3 बोतल जा रही हैं, तो आपको आईवी फ्लूइड का सिलेक्शन पता होना चाहिए कि आपको उस समय कौन सा फ्लूइड देना है, कौन सा फ्लूइड नहीं देना है। मान लीजिए 100 ml पर आवर फ्लूइड जा रहा है, दिन भर में 5 से 10 बोतलें फ्लूइड जा रहा है, तब इम्पोर्टेंट है कि आप क्या फ्लूइड चूज करें। सबसे ज़्यादा कॉमन फ्लूइड होता था वो नॉर्मल सलाइन होता था, लेकिन नॉर्मल सलाइन में केवल नाम नॉर्मल है, बाकी सब एबनॉर्मल है। नॉर्मल सलाइन को इसलिए नॉर्मल कहते हैं कि उसमें 0.9% NS होता है जो कि नॉर्मल सॉल्यूशन है। नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, नॉट इन बायोलॉजी। नॉर्मल सलाइन इज बैड फ्लूइड टू गिव। एक बार फिर कह रहा हूँ, 1-2 लीटर देना है या 1 दिन देना है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि लगातार फ्लूइड देना है तो NS और DNS दोनों बहुत बुरे फ्लूइड हैं। सो प्लीज अवॉइड इट। किस किस केस में नहीं दे सकते हैं नॉर्मल सलाइन? अगर पेशेंट को जरा भी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ऐसे में नॉर्मल सलाइन देना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन खुद भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है।
उसे हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस कहते हैं। ऐसे मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखिए कि अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर किसी पेशेंट का रीनल फंक्शन वीक है, अगर किसी का किडनी फंक्शन पुअर है, इफ रीनल फंक्शन इज वीक देन इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इन लार्ज क्वांटिटी। तो नॉर्मल सलाइन स्पेशली आपने लार्ज क्वांटिटी में दिया तो पुअर रीनल फंक्शन वाले पेशेंट उस क्लोराइड को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इस वजह से एसिडोसिस भी बढ़ता है और किडनी को वो और वीक करता है। अल्टीमेटली नॉर्मल सलाइन शुड नॉट गिवन इन पुअर रीनल फंक्शन पेशेंट, दे कैन नॉट एक्सक्रीट द क्लोराइड दैट कंफर्टेबली, ठीक है। और तीसरे, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं जिनको सेप्सिस है या शॉक में हैं या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ऐसे पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में नहीं दिया जा सकता। और आगे बढ़ते हैं जानते हैं वेयर कैन वी गिव नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन हम दे कहाँ सकते हैं? नॉर्मल सलाइन देने के कुछ इंडिकेशन तो हैं जहां नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। जैसे पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, यानी उसका सोडियम कम है, तब ऐसे में फ्लूइड ऑफ चॉइस नॉर्मल सलाइन हो सकता है। इवन हाइपरटोनिक सलाइन भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, क्लोराइड लॉस हो रहा है, कंडीशंस विद क्लोराइड लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग, तो ऐसे में उसे नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, बहुत सारी उल्टी होती हैं, उस HCl के साथ Cl भी निकल जाता है। तब आप यदि हाइपर क्लोराइड वाला कोई फ्लूइड देते हैं तो वो काम का है। यदि ऊपर से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो नॉर्मल सलाइन देंगे, लेकिन अगर डायरिया हो रहा है, नीचे के रास्ते से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो रिंगर लैक्टेट बेस्ट है। अगर पेशेंट को ब्रेन एडिमा है या इसलिए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ऐसे में पेशेंट को नॉर्मल सलाइन थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा हाइपरटोनिक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ब्रेन में एडिमा है तो वो उस पानी को खींच के उस एडिमा को श्रिंक करता है। ऐसे में हाइपरटोनिक फ्लूइड देना रिस्की होता है। तो 3 जगह पर हम दे सकते हैं, हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट में, वॉमिटिंग वाले पेशेंट में या ब्रेन एडिमा वाले पेशेंट में, स्पेशली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट में। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट में दूसरा जो फ्लूइड होता है कॉमन, वो रिंगर लैक्टेट है। रिंगर लैक्टेट इज मच बेटर देन नॉर्मल सलाइन। यदि आप मुझसे कहें कि सबसे कॉमनली कौन सा फ्लूइड देना है, सबसे कॉमनली कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, तो मैं कहूँगा रिंगर लैक्टेट। नॉर्मल सलाइन लेकिन देना चाहिए रिंगर लैक्टेट कॉमनली। रिंगर लैक्टेट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दे सकते हैं। अब ICU वाले ये जानना चाहते होंगे कि भैया उसमें तो बहुत सारा लैक्टेट होता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, एसिडोसिस कैसे दे रहे हो? क्या आप रिंगर लैक्टेट में जो लैक्टेट होता है वो सोडियम लैक्टेट है, लैक्टिक एसिड नहीं है, और वो सोडियम लैक्टेट एनर्जी का सबस्ट्रेट है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। अगर लीवर फंक्शन जरा भी ठीक है तो वो जो लैक्टेट है वो कभी भी एसिडोसिस कॉज नहीं करेगा, इट विल बी एक्चुअली हेल्थी, इट इज बफर। दूसरी बात, अगर आप किसी को रिंगर लैक्टेट दोगे
तो उसका सीरम लैक्टेट बढ़ेगा। इन दैट डजंट मीन कि वो पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में जा रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लैक्टिक बढ़ जाएगा क्योंकि सोडियम लैक्टिक दे रहे हो उसको, लेकिन दैट इज नॉट लैक्टिक एसिडोसिस। रिंगर लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस कॉज नहीं करता। ये तो बात हो गई हमारी। और हाइपर कैलीमिया में भी हम रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं। कैन बी गिवेन इन हाइपर कैलीमिया। अब फिर आईसीयू वालों को ये जानने की इच्छा होगी, कहेंगे कि किस रिंगर लैक्टेट में तो 4 मिली पर लीटर का पोटेशियम होता है, आप इसे हाइपर कैलीमिया वाले पेशेंट को कैसे दिलवा रहे हो। तो चलो मान लेते हैं एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम 5 है। अब आप कहोगे कि उसको रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं दे सकते, नहीं देना। एक बात बताओ, जिसका पोटेशियम 5 है मतलब 5 मिली पर लीटर है, उसको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसमें 4 मिली पर लीटर है, तो वो सॉल्यूशन जाके उसके पोटेशियम को डाइल्यूट कर रहा है कि बढ़ा रहा है? डाइल्यूट कर रहा है। दूसरी बात, पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है कि 4 मिली पर लीटर का दिया तो बढ़ जाएगा। अगर आपको किसी का पोटेशियम वाकई बढ़ाना है आईवी फ्लूइड देके, तो उस आईवी फ्लूइड में कम से कम 8 मिली पर लीटर का पोटेशियम होना चाहिए। ऐसा कोई आईवी फ्लूइड नहीं है, केसीएल को छोड़ दो, पर आईवी फ्लूइड में कोई ऐसा आईवी फ्लूइड नहीं है जिसमें 8 मिली पर लीटर पोटेशियम हो। तो हाइपर कैलीमिया के पेशेंट को भी आप रिंगर लैक्टेट दे सकते हो, उससे नुकसान नहीं होगा, हाइपर कैलीमिया नहीं बढ़ेगा। यकीन मानो, ट्रस्ट मी। अब रिंगर लैक्टेट कहाँ नहीं दे सकते हैं? रिंगर लैक्टेट 99% जगह दिया जा सकता है। कहाँ नहीं देना है वो बताता हूँ। 2 या 3 जगह हैं खाली। ट्रॉमेटिक ब्रेन एडिमा हो गया हो, मतलब ब्रेन इंजरी हो, हेड इंजरी हो और ब्रेन में स्वेलिंग लग रही हो, ऐसे पेशेंट को रिंगर नहीं देना चाहिए क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो, और जाके उस एडिमा को बढ़ा देगा, स्वेलिंग को इंक्रीज कर देगा। इसलिए ब्रेन इंजरी में आपको रिंगर लैक्टेट नहीं देना है, आरएल का यूज नहीं करना है। दूसरा है लीवर डिस्फंक्शन। लीवर डिस्फंक्शन वाले पेशेंट को रिंगर लैक्टेट नहीं देना है। अगर किसी को लीवर फंक्शन बहुत वीक है, ऐसे में रिंगर लैक्टेट इज नॉट गुड सॉल्यूशन। तीसरी चीज, रिंगर लैक्टेट में कैल्शियम होता है, तो अगर किसी को ब्लड चल रहा है तो उसको साथ में रिंगर लैक्टेट नहीं देना चाहिए क्योंकि सेडेशन की प्रॉब्लम होती है। देना है तो सिंगल लाइन से कम ना दें। ऐसा न करें कि एक लाइन में ट्राई वे लगाकर ब्लड और आरएल लगा दो, ब्लड भी जा रहा है और रिंगर भी जा रही है, तो रिंगर लैक्टेट 3 जगह पर नहीं देनी है। आइडियल फ्लूइड है जो वो सबसे महंगा है, इसको वैलेंस साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। बाजार में प्लाज्मा लाइट, कैवी लाइट के नाम से मिलते हैं। अगर हम पहले नंबर पर देखते हैं प्लाज्मा है और आखिरी नंबर पर देखते हैं तो बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन है, पर इन दोनों में एब्सोल्युटली एक जैसे नंबर चलते हैं। 140 इसका है, 140 उसका है, 90 इधर, 94 उधर, 4.5 इधर, 5 उधर। ये ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हर जगह दिए जा सकते हैं, पर इनकी कॉस्ट बहुत अधिक है, 300 या 400 रुपये पर बोतल की पड़ती है। हमारे यहाँ तो दे सकते हैं अगर पेशेंट अफोर्ड करता है। अगर आपका पेशेंट अफोर्ड करता है, पैकेज अच्छा है, उसका इंश्योरेंस है, तो प्लाज्मा लाइट, केवी लाइट बहुत अच्छे फ्लूइड हैं। चाहे आपको रिसस्टेट करना हो, चाहे आपको मेंटेन करना हो, बेस्ट आईवी फ्लूइड आर साल्ट सॉल्यूशन,
क्योंकि ये क्लोज टू प्लाज्मा होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बट दे आर वेरी कॉस्टली। जानते हैं कब कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, जैसे डिहाइड्रेशन है, डायरिया, वॉमिटिंग है, किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन है तो बेस्ट आईवी फ्लूइड नहीं है, क्लियर वाटर है। क्लियर वाटर आपको देना चाहिए या तो ऑरली या राइस ट्यूब से। अगर किसी पेशेंट को पुअर न्यूट्रिशन है तो वो ये मत सोचो कि उसको एक D5 की एक बोतल लगा दोगे तो उसकी कैलोरी चली जाएगी। कोई कैलोरी नहीं जाती है, D5 की बोतल से इतनी कम जाती है कि उसका कोई भला नहीं होता है। अगर किसी को पुअर न्यूट्रिशन है तो या तो राइस ट्यूब डालो या ऑरली दो और उसमें कोई हाई प्रोटीन का खाना दो, अदरवाइज TPN दो। आईवी फ्लूइड में आप सोच रहे हो कि D5 देके या DNS देके आपने पेशेंट को बहुत कैलोरी दे दी, उसका भला कर दिया, वो नहीं है। ICU कोर्स में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन ICU कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे कई बार पेशेंट को कैसा बिगाड़ देते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो रिंगर लैक्टेट देंगे, वॉमिटिंग है तो नॉर्मल सलाइन देंगे, दोनों हैं तो क्या करोगे, जो ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से देंगे। अगर किसी को ब्लड लॉस है, खूब सारा ब्लड लॉस है, ट्रॉमा का पेशेंट आया, 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, तब आपकी चॉइस ब्लड प्रोडक्ट होनी चाहिए तो क्रिस्टलॉइड लगाओगे। क्रिस्टलॉइड में क्या लगाओगे, रिंगर लैक्टेट लगा सकते हैं, प्लाज्मा लाइट लगा सकते हो। क्रिस्टलॉइड जब देना है तब ब्लड लॉस का सेकंड चॉइस क्रिस्टलॉइड है, तो क्रिस्टलॉइड अगर देना है तो ब्लड लॉस का 3 गुना आपको देना है। अगर आपको लगता है कि 1 लीटर ब्लड का लॉस है तो आपको 3 लीटर क्रिस्टलॉइड देना पड़ेगा, 3 गुना, क्योंकि क्रिस्टलॉइड जब अंदर जाता है तो उसका केवल 1/3 अंदर इंट्रावस्कुलर स्पेस में टिकता है, बाकी का सब सारा का सारा एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में चला जाता है। तो ब्लड लॉस में आपको क्रिस्टलॉइड देना है, वो भी 3 गुना। अगर किसी पेशेंट को ब्लड लॉस है, ब्लड अवेलेबल नहीं है, BP फॉल हो रहा है, तो ऐसे में सबसे अच्छी चीज़ कॉलॉइड देना है, या आपको यहाँ जो भी मिलता है जेलेटिन वो चीज़ लगानी है, BP मेंटेन करना है जब तक कि ब्लड अरेंज ना हो जाए। तो अगर हाइपोटेंशन है, पेशेंट नहीं मैनेज हो रहा है, तो कॉलॉइड एक बेटर चॉइस है। मैं रीनल पेशेंट हैं, क्रिटिकल पेशेंट हैं, उन सबको कोशिश करो कि फर्स्ट चॉइस बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन की हो। खासकर वो पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन पेशेंट में आपकी फर्स्ट चॉइस बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन होने चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।